आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो डीजनरेट है। तो डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देखते हैं कि डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है और ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है और इसको हम कैसे समझेंगे कि हमारा ये डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको समझने के लिए हम पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसकी हम सारी जो मीन वेरिएंस और इसका एमजीएफ सीजीएफ ये सब हम देखते हैं। फिर देन इसके बाद में मैं आपको साइड में इसका प्रूफ भी कराता हूँ कि जो हमारा वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, एमजीएफ सीजीएफ ये सब हम अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। बट सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो जरा हम इसको समझते हैं। हमारा जो फर्स्ट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो मुझे आज स्टार्ट करना है वो डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले हम लोगों को ये समझना है, और डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन को और किस नाम से हम जानते हैं ये भी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम और किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा आता है ये बताता है कि जिसमें रैंडमनेस तो होनी चाहिए, बट जो हमारे मतलब ये हो गया कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो रैंडम वेरिएबल तो हो बट वो एक फिक्स्ड सिंगल वैल्यू मतलब लेता हो, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नो रैंडमनेस होना चाहिए, मतलब उसमें कोई रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है। और जितने आप डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप बाइनोमियल पढ़ेंगे या बर्नौली पढ़ेंगे वहाँ रैंडमनेस की बात करेगा। रैंडम वेरिएबल मतलब एक्स जो है हमारा वो रैंडम वेरिएबल है, बट यहाँ पे जो हमारा है कि नो रैंडमनेस हो या फिर नो अनसर्टेनिटी हो। इसका जो पीएमएफ होता है तो पीएमएफ प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर एक्स, तो एक वैल्यू 1 लेता है और एक वैल्यू हमारा 0 लेता है। एक्स जब सी के इक्वल होगा, सी एक कोई फिक्स वैल्यू है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है जो भी आप ले, और अदरवाइज अगर जो है तो हमारा 0 होगा, या इसको हम ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि x जो है हमारा नॉट इक्वल टू सी है। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि दैट मीन्स x ऑलवेज टेक ए वैल्यू ऑफ c विद प्रोबेबिलिटी 1, अदरवाइज 0 हो जाएगा। अच्छा, और इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि डीजनरेट जो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जो हमेशा एक ही वैल्यू लेता हो, मतलब 100% श्योरिटी के साथ वही वैल्यू मिलेगी, कोई चांस या कोई चेंज या कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। और इसका जो सीडीएफ होगा वो सीडीएफ हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ एक्स ब्रैकेट में एक्स 0 होगा जब एक्स हमारा लेस देन सी होगा, 1 होगा तब हमारा जो हमारा एक्स होगा वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। और इसका जो मीन होता है वो हमारा सी के इक्वल होता है। सी यहाँ पर कोई एक वैल्यू है, मैंने आपको अभी बताई है। इसका मीडियन मॉड सेम रहेगा। वेरिएंस इसके लिए हमारा 0 होता है, और जो हमारा एमजीएफ होता है एमएक्सटी वो ई की पावर टी होता है। इसी तरह से हम सीजीएफ इसका कैलकुलेट करेंगे तो कप्पा एक्स टी इक्वल टू हो जाएगा टी सी। इसी तरह से पीजीएफ हम देखेंगे तो पी एक्स एस हो जाएगा, ये इक्वल होगा हमारा एस की पावर सी। और इसी तरह से सीजीएफ को हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को देखेंगे, सीएफ को देखेंगे तो हमारा होगा 5xt ई की पावर आई टी सी। और अगर जो बाद में हमें स्क्यूनेस अगर देखें तो इसका गामा 1, तो गामा 1 हमारा होता है अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू देता है वो 0/0 देता है। अच्छा, और इसी तरह से कर्टोसिस भी हमारा अनडिफाइन होगा क्योंकि म्यू4 की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है और म्यू2 तो वेरिएंस यहाँ पर देखो मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया है। और इसी तरह से इसके हम कुमलेंट्स को भी निकाल सकते हैं। तो कप्पा 1 जो हमारा होता है, जो ये मैंने फर्स्ट जो लेक्चर हुआ है इसमें मैंने इसको छोड़ रखा था, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा कुमलेंस होता है उसको निकालने के लिए जो हमारा कप्पा 1 होता है वो हमारा रॉ मूवमेंट जो हमारा मीन होता है उसके इक्वल होता है, क्योंकि आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस में 4 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो मीन, और जो हमारे 3 सेंट्रल जो मोमेंट्स होते हैं उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम नेक्स्ट अगर देखें कप्पा 3 वो हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, और कप्पा 4 जो हमारा है इस तरह से इसको हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं इस फार्मूले से। अब इसमें हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से आगे कैलकुलेट करेंगे, या इनकी चीज़ों को मतलब हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करके हम इसको निकालेंगे। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए निकाल लेते हैं कि हमारा जो अब यहाँ पर कुछ फार्मूले यूज होंगे वो मैं आपको डायरेक्ट लिख करके दिखाऊंगा। आपको अगर जो दिक्कत होती है, प्रॉब्लम है, तो आप जा करके फार्मूला बैंक जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी वहाँ पर जाइए, आपको जो भी फार्मूले होंगे वहाँ पर आपको मिलेंगे, आप उनको भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि उनका यूज़ यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ। तो MXT जो होता है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर TX, ये हमारा होता है, समेसन लगाएंगे और x की रेंज लिखेंगे और हमारा ये ETX हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x। और चूंकि प्रोबेबिलिटी x के लिए मैंने यहाँ पर मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, क्योंकि अगर जो आपको
कन्फ्यूजन होती है तो यहाँ से आप देख सकते हो, हमारा 1 होगा, ये हमारा 0 होगा। जब हमारा x इक्वल टू सी लेगा तब ये हमारा हो जाएगा, और x नॉट इक्वल टू सी होगा तब ये हमारा ये हो जाएगा, या इसको हम अदरवाइज भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब x का मीनिंग हो गया जब हमारा c मतलब एक जो वैल्यू ले लेता है, तब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो mxt बराबर होगा, तो यहाँ पर जब हम c लेंगे तब देखो क्या होगा, e की पावर tc प्रोबेबिलिटी c प्लस का e की पावर t, और यहाँ पर ये हमारी c की वैल्यू, या हम इसको अदरवाइज में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर चाहें तो ये x नॉट इक्वल टू c लिख दें, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी x नॉट इक्वल टू c भी लिख सकते हैं। अब अगर जो बाद में मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो e की पावर tc लिखा है, और ये प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर ये 1 दे रखी है तो 1 लिख लेंगे। इसी तरह से अगर जो हम ये देखें यहाँ पर e और ये हमारा x नॉट इक्वल टू c दे रखा है, और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो तो यहाँ पर ये हमारी 0 दे रखी है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो e की पावर tc आएगा। तो यहाँ पर मैंने यही आपको समझाया था कि ये हमारा इस तरह से कुछ लिखा जाता है। अब इसको अगर जो बाद में आप यहीं से अगर जो बाद में आपको मूवमेंट्स अगर निकालने पड़े तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आप फार्मूले से करना चाहें तो आप फार्मूले से कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप उससे कर भी सकते हैं। और ये आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको MGF दे रखा होगा और आपसे बोल देगा कि वेरिएंस बता दो, मीन बता दो, तो वो आप देख लो यहाँ पर किस तरह से वो चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसका जो फार्मूला होता है उसको हम कुछ लिखते हैं r बराबर 0 से इन्फिनिटी, और ये हमारा होता है t की पावर r फैक्टोरियल r, और ये हमारा हो जाएगा म्यू आर डैश। और इसको अगर जो बाद में हम ये देखो एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट चलेगा। ये मैंने आपको वहाँ पे फार्मूला बैंक में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फार्मूले जो भी हैं ये आप कंफ्यूज होते हैं। तो वहाँ पर मैंने इसका तरीका बताया है कि एक मैंने फार्मूला बताया और उससे आप साइन कॉस लॉग ये सब का आप एक बार में ही निकाल सकते हो। तो आप चाहो तो वहाँ जाकर के देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में भी आप देख लो, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, इसको अब यहाँ पर अगर मुझे लिखना हो तो 1 प्लस टी सी फैक्टोरियल 1 और इसी तरह से टी का स्क्वायर सी फैक्टोरियल 2, और ये इसी तरह से चलता चला जाएगा, और यहाँ पे कहीं आएगा टी की पावर आर सी की पावर आर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और ये आगे इसी तरह से चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो बात हमें इनमें अगर जो बात देखना हो कॉफिशिएंट, अगर जो बात मुझे मैच करवाने हो तो म्यू आर डैश जो इसका हम कॉफिशिएंट लिखेंगे, या इसको मैंने आपको ये भी समझा रखा है फर्स्ट लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन के, कि इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर फैक्टोरियल आर। तो यहाँ पर अगर जो बात आप ये देखो, एक मिनट, इन mxt, तो यहां पर अगर जो बात ये इसमें अगर हम कॉफिशिएंट अगर हम देखें इसका, तो ये देखो, और यहां पर हाँ ये हमारा r हो जाएगा, और यहां पे अगर जो बात मुझे लिखना पड़े तो ये जरा देखो, यहां पे ये वैल्यू देखो, और यहां पे अगर जो बात इस वैल्यू को देखो तो इनका ही कॉफिशिएंट लेना है। तो मतलब यहां पे मैंने ये ले लिया है, और यहां से जो बचा हुआ है उसको मैं ये ले लूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब आ गया म्यू आर डैश जो है हमारा, वो हमारा सी की पावर आर हो जाएगा, और ये आप यहाँ से सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे ये जरा हम देख लेते हैं। जब हम आर की वैल्यू, एक मिनट, जब हम आर की वैल्यू 1 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा म्यू 1 डैश, ये हमारा हो जाएगा सी, और इसी तरह से आर की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो म्यू 2 डैश इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, 3 वैल्यू लेंगे तो म्यू 3 डैश इक्वल टू सी की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से r बराबर 4 लेंगे, म्यू 4 डैश होगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कन्वर्जन का जो फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, म्यू 1 डैश ये सेंट्रल, ये हमारे रॉ मोमेंट्स हो गए, ये जितने भी हैं ये हमारे रॉ मोमेंट्स हैं। ये जो हम निकाल रहे हैं ये सेंट्रल मूवमेंट है, तो इसका जो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होता है वो 0 होता है। म्यू 2 डैश बराबर, तो ये इसका फार्मूला आपको पता है, म्यू 1 डैश माइनस का म्यू 1 डैश का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ ये मैंने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, मैं हर जगह जब भी अब आगे कभी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, चूंकि मैं यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको जब भी कभी अगर आपको देखना है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ पर आकर के
इस डिस्ट्रीब्यूशन में देख लेना कि आप कैसे उस चीज़ को मैंने कैलकुलेट किया है, बस आप वो वैल्यूज रखोगे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा। अगर जो यहाँ पर मुझे अगर वैल्यू देखनी पड़े तो देखो ये इसकी वैल्यू हो गई, तो ये हम लिखेंगे c का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू c है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा 0 आ जाएगा, और यही हमारा वेरिएंस होता था, ये हमने आपको दिखा दिया। इसी तरह से μ3 अगर आप निकालेंगे तो μ3 डैश हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स μ2 डैश हो जाएगा, और इसी तरह से μ1 डैश प्लस का 2 टाइम्स μ1 डैश क्यूब हो जाएगा। देखो मैं आगे जब बायनोमियल, पॉइजन या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाऊंगा वहां पर ये सारे फार्मूले यूज होंगे बार बार, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए और ये तरीका भी पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें निकाली जाती हैं, क्योंकि सभी का निकाल पाना या निकाल पाना तो आसान है, बट निकालना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। अगर किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप उसके लिए कमेंट करिएगा, तो मैं आपके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो में जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी चीज़ अगर कन्फ्यूजन करती है तो आप मुझसे पूछ लेना, या तो मैं उसको आपको प्रूफ के तहत आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर, या तो आप कमेंट करेंगे। अगर सबकी ज़्यादा दिक्कत है तो फिर मैं उस डिस्ट्रीब्यूशन को आपको अलग से पढ़ा भी दूंगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो c की पावर क्यूब हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें, और ये हमारा होगा 3c की पावर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 2 टाइम्स है और ये से मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स हो जाएगा, प्लस का 2, और ये हमारा c की पावर 3 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा 2 टाइम्स है, ये हमारा 1 टाइम, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो μ4 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा इसका फार्मूला होता है μ4 डैश माइनस का 4 टाइम्स μ3 डैश माइनस का मतलब इंटू में μ1 डैश प्लस का 3 टाइम्स μ2 डैश μ1 डैश का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं होगा यहाँ पे, माइनस का, इसको मैं ऊपर बढ़ा करके फिर मैं बताता हूँ। देखो माइनस का μ1 डैश की पावर 4। अब अगर जो यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू लिखनी पड़े तो c की पावर 4 हो जाएगा, इसी तरह से 4 और यहाँ पे c की पावर 3 और ये तो ये भी c की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह से 3 टाइम्स हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो वैल्यू आएगा ये भी देखोगे तो c की पावर 4 आ जाएगा, और ये हमारा 3 टाइम्स c की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक जो गलती हो गई है उसको थोड़ा आप लोग देख लेना, ये यहाँ पर हमारा 6 होता है तो यहाँ पर भी हमारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो बाद में मुझे देखना पड़े तो ये देखो ये हमारा 7 टाइम्स हो गया और ये भी हमारा 7 टाइम्स हो गया, तो ये भी वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो इसका मतलब जो यहाँ पे β1 हम निकालते थे μ3 स्क्वायर और μ2 स्क्वायर, तो ये हमारा देखोगे तो यहाँ पर हमारा 0/0 आ जाएगा, तो ये हमारा अनडिफाइन होगा, मतलब इसके लिए हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से γ1 जो हमारा होता है ये β1 का अंडर रूट होता है, तो ये भी हमारा 0/0 हो जाएगा, ये भी अनडिफाइन होगा। इसी तरह से β2 अगर हम देखें तो μ4 अपॉन में μ2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये भी 0 और ये भी 0, ये भी अनडिफाइन होगा। और इसी तरह से γ2 जो होता है हमारा β3 माइनस का 0 मतलब माइनस का 3, तो ये भी हमारा 0/0 हो जाएगा, तो ये हमारा अनडिफाइन होगा। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी वो आप यहाँ पर देख लो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। मैंने देखो ये आपको स्क्यूनेस में आपको स्पेशली बताया था, अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर स्क्यूनेस में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा होता है μ3 जो होता है वो अगर निगेटिव है और β1 भी निगेटिव है, γ1 भी निगेटिव है, तो ये हमारा निगेटिवली स्क्यूड होता है। और इसी तरह से हमने β3 मतलब μ3 0 अगर दे रखा है, या μ1 जो हमारा है ये भी 0 दे रखा है, γ1 जो हमारा है ये भी 0 दे रखा है, तो ये हमारा नो सिमेट्रिकल लिखोगे, नो स्क्यूड या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी तरह से अगर जो आप देखोगे कि μ3 जो है वो हमारा अगर पॉजिटिव दे रखा है, β1 भी अगर हमारा पॉजिटिव दे रखा है, γ1 भी अगर हमारा पॉजिटिव दे रखा है, तो ये भी हम यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। तो अगर बाद में देखो किसी के माइंड में अगर जो ये आ जाता है चूंकि β3 तो मैंने यहाँ पर 0 निकाल लिया, आप ऊपर देखोगे यहाँ पर ये देखो β3 ये हमारा 0 दे रखा है, ये देखो हमने 0 निकाला है, और इसको देख करके ही अगर आपने ये बता दिया कि ये नो स्क्यूड है या फिर नो सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा, बट आपको ये पता चल जाएगा जब आप करेंगे तब। तो ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब इसमें हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं।
इसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि आपको कभी आगे जब भी कहीं दिक्कत होगी आप यहां आकर के इस वीडियो फर्स्ट ये जो वीडियो है इसको आप देखोगे, आप चीज़ों को करोगे। एक दो डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको और दिखाऊंगा, देन उसके बाद में सारी चीज़ें सेम चलेंगी। तो आपको बस करते हुए चलना है, क्योंकि सारे डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो पढ़ने पड़ेंगे वो 20 से 22 होंगे, तो सबके लिए चीज़ें निकालनी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। चूंकि ये सब प्रोसेस जो है ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट आपको चीज़ें आनी चाहिए, इसका मतलब यही है। तो देखो यहाँ पर ये हमने निकाल लिया था। अगर जो बाय द वे यहीं पे अगर जो आपसे ये पूछ लेता है कुमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन CGF, अगर CGF अगर आपसे निकालने को बोलता है तो कप्पा एक्स टी जो हमारा होता है वो हमने पढ़ा रखा है log mxt, और ये देखो ये हमारा होता है log और e की पावर, ये देखो यहाँ पे e की पावर tc, और यहाँ पे log में बेस में जो है हमारा e तो दे ही रखा है। देखो ये एक फार्मूला होता है log बेस e की पावर y, तो ये हमारा y ही हो जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर जो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा समझ लो y है, तो ये हमारा हो जाएगा tc। तो इसी तरह से ये हमने कप्पा लिख लिया है। ठीक है, अब इसको भी अगर जो बाय द वे आप देखना चाहो अच्छे से, तो इसको देखो हम कुछ इस प्रकार से देखो कर सकते हैं कि जब हम कप्पा 1, जब कप्पा r अगर जो मुझे इसके लिए निकालना पड़े तो वो कुछ इस फार्मूले से हो जाएगा। एक मिनट, मैं वो फार्मूला आपके लिए लिख देता हूं। r बराबर 1 से इन्फिनिटी t की पावर r अपॉन में r कप्पा r बराबर जो है ये हमारा tc दे रखा है। यहां पर अगर जो आप इसी तरह से, यहां पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं t की पावर 0 करके, यहाँ पे 0 करके, और t की पावर 2 फैक्टोरियल 2, ये हमारा फैक्टोरियल 1 हो गया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने 0 लिख दिया है तो कोई मतलब ही नहीं, ये इसी तरह से हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे अगर जो हम देखें, यहाँ पे अगर जो हम t की पावर r लिख लें, फैक्टोरियल r लिख लें, और ये हमारा 0 लिख लें, तो ये बात एक ही है। अब यहाँ पे अगर जो आप इसको भी अगर ओपन करोगे तो इसको ओपन करोगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा t फैक्टोरियल 1, और ये हमारा हो जाएगा कप्पा 1। इसी तरह से t स्क्वायर, और ये हमारा फैक्टोरियल 2 कप्पा 2 हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी चीज़ें होंगी, और ये यहाँ पर सेम टू सेम लिख देना है। देन इसमें देखो हम जब कंपेयर करेंगे बोथ साइड तो बोथ साइड जब हम कंपेयर करेंगे तो वो हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पे पावर t की पावर 1 है तो यहाँ पर देखोगे t की पावर 1 है, तो यहाँ पर अगर हम कप्पा इसकी वैल्यू अगर हम ये देखें तो कप्पा 1 हमारा जो दे रखा है वो हमारा c दे रखा है। इसी को हम एक्सपेक्टेशन x भी कहते हैं, मतलब ये मीन दे रखा है, या हम इसको μ1 डैश भी कहते हैं। इसी तरह से जब कप्पा 2 अगर हम देखेंगे तो कप्पा 2 यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से अगर कंपेयर करें तो कप्पा 2 यहाँ पे है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो इसी तरह से ये 0 हो जाएगा। ये हमारा वेरिएंस x होता है, और ये हम इसको कहेंगे μ2। इसी तरह से कप्पा 3 भी आप देखेंगे तो कप्पा 3 भी वैल्यू 0 देगा, ये हमारा μ3 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू सब 1 के बाद में जितनी भी वैल्यू है वो 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह से कप्पा 4, ये हमारा ये भी देखोगे 0 हो जाएगा, और यहीं से हम μ4 की वैल्यू निकालते हैं। तो μ4 जो हमारा होता है वो कप्पा 4 प्लस 3 टाइम्स कप्पा 2 का स्क्वायर, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान भी रखना है। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये दे देगा वैल्यू, और आपसे μ4 पूछ लेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूले में अगर हम रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू 0 ही दे रखी है, और 3 लिखेंगे कप्पा 2 की वैल्यू भी 0 दे रखी है, तो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो कुमुलेंट से फायदा ये है कि जो चीज़ें ज़रूरत है, एक ये इसकी ज़रूरत है स्क्यूनेस कर्टोसिस निकालने में, और इसकी भी ज़रूरत है और इसकी भी ज़रूरत है, तो ये चारों चीज़ें यहीं से बस एग्जैक्ट मिल जाती हैं, तो ये इसलिए ही यूज होता है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये आप लोगों के माइंड में बहुत रहता होगा कि MGF क्यों निकालते हैं, CGF क्यों निकालते हैं, और हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्यों निकालते हैं, PGF क्यों निकालते हैं। इस सबको बहुत अच्छे से मैंने MGF के चैप्टर में समझाया है, तो उसको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो टॉपिक वहीं के लिए, यहाँ पर बस आपको चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी, बट वहाँ पर मैंने सारी ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की, जो भी इसके फार्मूले चल रहे हैं वो सारे वहाँ पर एक्सप्लेन किए। आप या तो जा करके स्टैटिस्टिक पेपर फर्स्ट आप जाओगे, ISS एग्जाम जो हमारा प्लेलिस्ट है बना होगा पेपर फर्स्ट के लिए, उसमें जाओगे, देखोगे जा करके कि MGF का मैंने प्रॉपर वीडियो वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं अभी अपलोड हुए हैं तो आप नीचे वेट भी कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है जब आप देखें तब तक ये वीडियो अपलोड हो जाए।
तो ये चीज़ें वहाँ पर मैंने सारी बहुत अच्छे से समझाई। बहुत कन्फ्यूजन करता है, और ये ज़्यादातर इंटरव्यू में, या आप देखोगे कि अगर कोई मास्टर कर रहा होगा या ग्रेजुएशन कर रहा होगा तो वहाँ पर आपसे पूछ लेता है। आप भी थोड़ा सोच सकते हो, अगर जो बाद में आपके पास सोचने की क्षमता है तो जरूर आप सोचो कि MGF, CGF, PGF और हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, इनकी क्या जरूरत पड़ी, इनको क्यों हमने कैलकुलेट किया है, या इनको क्यों मैंने लिखा है, या जब ये इससे सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर इसकी क्या ज़रूरत, या इससे मिल जाती है तो इसकी क्या ज़रूरत, ये जरूर आपके माइंड में रहना चाहिए। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं पिन कमेंट में मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, आप जाकर के इसको बहुत अच्छे से देख लेना। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे मान के चलो कि ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बट स्टार्टिंग यहीं से होती है, क्योंकि ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई यूज हो जाएगा, तो वहां पर आपको काम आएगा कि आप कैसे चीज़ों को कर पाओगे। तो एक जैसे आप कह सकते हो किसी चीज़ का जो बेस है ये वही ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कब हम समझेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई कॉइन है, और आपको पता है कॉइन में हेड होता है और टेल होता है, और ये कंडीशन है एक्स तो रैंडम वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, बट यहाँ पर ये कंडीशन आ जाए, मतलब ऐसा कोई सिक्का हो जो सिर्फ हेड ही दे, टेल आए ही ना। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जब बस एक सिंगल वैल्यू दे रहा हो और मुझे जो रिजल्ट में चाहिए वो हेड ही चाहिए हो, तो हमारा वहां पर अगर आप देखोगे तो डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जब फिक्स कॉइन मतलब हमारा होगा। अच्छा, या फिर एक और रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखो कि कोई एक आपके क्लास में कोई एक स्टूडेंट है जिसके नंबर हमेशा ऑलवेज 100 ही आते हैं, ना इससे एक नंबर ज्यादा ना इससे एक नंबर कम, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू ये ले रहा है। तो यहां पर जो ये इसके लिए लिखेंगे x बराबर 100, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो बिल्कुल श्योर है कि उसको बस इतने ही नंबर मिलेंगे। तो श्योर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको पता है कि हमेशा 1 होती है, और जो हमारा होता है नल, या फिर आप कह सकते हो कि जो अगर नॉट इक्वल टू, अगर जो 100 है मतलब 100 है, तो यहां पर इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये श्योर इवेंट है, ये हमारा नल इवेंट कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो कि अनसर्टेन है। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग जो पढ़ते हैं वो हमारा तो ये जो हमारा है ये डिस्ट्रीब्यूशन बस इसमें यहीं तक था, इसमें इतनी ही चीजें हैं। आपको बस इसमें कुछ नहीं, बहुत सारा ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसका मीन वेरिएंस जितनी चीजें मैंने आपको, अगर नहीं पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या याद करना है तो मैं आपको पिन कमेंट में जो वीडियो है मैं दे रहा हूं, वहां पर आप जाओ, मैंने जितनी भी चीजें लिखी बस उतनी ही हर डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें आपको याद होनी चाहिए, और देन कुछ चीजें जो अलग से आपको पढ़नी चाहिए वो आपको मैं बताता रहूंगा, आप उसको लिखते जाइएगा। बट जो कॉमन चीजें हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि इतनी चीजें तो आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई अगर पूछता है या कोई कहीं पर आता है तो ये सब आपके माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए। और इसी तरह से नेक्स्ट अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो वो हमारा होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और देखो, अगर आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर जो आपको लगता हो कि कुछ वैल्यू आपको मैंने प्रोवाइड करवाई है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लोगों तक भेज सकते हो, जिससे कि बहुत सारे लोग आएँ, कनेक्ट हों हमसे, और हम जल्दी ही जल्दी आपको डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी हैं सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए सारे डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म कर देंगे। अच्छा।